एंटरप्रेन्योरशिप या उद्योग साहसिकता एसेंशियली या स्टार्टअप कल्चर है। इसमें बेसिक डेफिनेशन ये है कि आप अपना नया काम शुरू करते हो, कारोबार शुरू करते हो। फैमिली का बिजनेस है तो पिता का फैमिली बेटा संभाल रहा है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं माना जाता। एंटरप्रेन्योरशिप में एक व्यक्ति खुद शुरू से शुरुआत करता है, नया बिजनेस चालू करता है, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो। ज़रूरी नहीं कि वो मैन्युफैक्चरिंग ही करे। सर्विस सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं, एड्यूप्रेन्योर्स भी हो सकते हैं जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स की भी बात। सो कुछ भी नया साहस करना उसको एंटरप्रेन्योरशिप माना जाता है। जनरली बिजनेस साहस की बात कर रहे हैं आप, जहाँ पे कॉमर्शियल एंगल है, जिसमें आप कमाते हो, बिजनेस करते हो प्रोडक्ट और सर्विस बेच के, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप है। अभी नया वर्ड स्टार्टअप है, स्टार्टअप कल्चर है, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप नई बात नहीं है। ये तो सालों से लोग करते आए हैं। कई लोगों ने अपने बिज़नेस चालू किए हैं, विथ एक्सपीरियंस किया, विदाउट एक्सपीरियंस किया, नौकरी करके किया, बाद में किया। सो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप थीम नया नहीं है। लेकिन अभी जो स्टार्टअप कल्चर जो बात हो रही है यंग लोगों को खास करके, वो थोड़ा नया एक आया है। तो हम दोनों एंगल को देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में दोनों चीज़ें हैं। एक तो इसमें एक ग्लैमर जुड़ा हुआ है, एक हीरोइज़म जुड़ा हुआ है कि एक आदमी ने साहस किया, उसको हम, और कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, बड़ा एंटरप्रेन्योर, धीरूभाई अंबानी और समथिंग लाइक दैट। तो वो कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, रैग्स टू रिचीज़, एम्पायर बिल्डर, साम्राज्य खड़ा किया, ये सब बातें हैं। तो हम एंटरप्रेन्योर को एक बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, उसको काफ़ी ग्लैमरसली देखा जाता है। और ये ग्लैमर देख के, और ऑब्वियसली उसके और भी, एक तो ये ग्लैमर और हीरोइक बातें भी एक एट्रैक्टिव, एक्साइटिंग, इंस्पिरेशनल लगती ही हैं। साथ में और भी फ़ायदे हैं कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ज़्यादा कमा सकते हो, वगैरह वगैरह। अलग अलग रीज़न से लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि हर आदमी कैप्टन ऑफ इंडस्ट्री या एम्पायर बिल्डर नहीं बनता। और चाहे स्टार्टअप कल्चर की बात कर लो या पुरानी बात कर लो, ज़्यादातर नए बिजनेसेस फेल होते हैं, ऐसा स्टेटिस्टिकली बोला गया है। इवन 90% या 90% के ऊपर नए जो बिजनेसेस चालू किए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये आंकड़ा एक बार सुनने में आता है, लेकिन फिर हम बड़े बड़े सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, उनसे मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन हमें स्टीव जॉब्स के बारे में पता है, बिल गेट्स के बारे में पता है, अदानी साहब, अंबानी साहब, इन सब के बारे में सुना है, और ये सब ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुए। लेकिन ऐसे कई केसेस होंगे, और क्योंकि वो फेलियर थे और छोटे थे इसलिए हमारे सामने आए ही नहीं। हमारे सामने तो बड़ी चीज़ें ही आएंगी, जो बहुत बड़ा स्केल होगा उसी पे लोगों का ध्यान जाएगा, बड़े सक्सेस पे ध्यान जाएगा। फेलियर तो एकदम छोटा, किसी ने चालू किया छोटे स्केल पे और वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, तो उसका नोटिस करने के लिए है ही नहीं। लेकिन ऐसे ही हज़ारों लाखों की तादाद में होंगी, लेकिन उसका स्टडी नहीं होता है। बट जनरली स्टेटिस्टिकली ये बोला जाता है कि 90% के आसपास या उसके ऊपर बिजनेसेस फेल होते हैं, नए बिजनेसेस। और ये नई बात नहीं है, पहले से ये कहा जा रहा है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो ग्लैमर और हीरोइज़म है वो सबके लिए नहीं है। हर कोई ये स्टेज हासिल नहीं कर पाता। कई लोग बिज़नेस चालू करते हैं और फेल हो जाते हैं। तो खाली बहाव में आके ये इन चीज़ों से, ये ग्लैमर या हीरोइज़म से अट्रैक्ट होके आप करोगे और हो जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्या करने से क्लिक हो जाएगा और ये करने से फेल ही होगा, ऐसा कोई फार्मूला कोई बना नहीं पाया है। तो ये करो तो आप सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और सक्सेस की भी अलग अलग व्याख्या होती है। कोई चालू करता है और सरवाइव कर लेता है, कोई थोड़ा और ग्रोथ करता है, कोई बहुत ज़बरदस्त हासिल करता है, और बहुत सारे फेल होते हैं। तो ये पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो हम कहाँ इसमें बैठते हैं वो भी देखना है। और क्या करने से क्या होगा, ये करोगे, ऐसी कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। वो होती तो सब ये करते। और वैल्यू तभी है जब कम है। धीरूभाई अंबानी की वैल्यू है क्योंकि एक ही धीरूभाई अंबानी है। 130 करोड़ धीरूभाई अंबानी पैदा हो जाएंगे तो वैल्यू नहीं रहेगी। वैल्यू हमेशा स्कैरसिटी की रहती है, यूनिक चीज़ों की रहती है, अनयूजुअल चीज़ों की रहती है। हीरो एक ही होता है, बाकी सब नॉर्मल लोग होते हैं। तो नॉर्मल लोगों की कीमत नहीं है, तो सभी नॉर्मल लोग हीरो नहीं हो सकते। तो वो
लॉजिकल बात नहीं है। इसलिए एक और दो हीरो को देख के इसमें कूद पड़ने से हम हीरो बन जाएंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और उनको जिस फैक्टर्स ने हीरो बनाया वो हम कॉपी कर पाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। सो कोई स्टैंडर्ड नहीं है, वरना सब कोई ये कर लेता और सब कोई इक्वली सक्सेसफुल होता, वो तो होने वाला नहीं है। डिफरेंसेस और इनइक्वालिटी और हमेशा रहने वाला है। तो खाली इसको देख के नहीं करना चाहिए। एक तो ये कि स्टेटिस्टिक्स हमको कहता है कि इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न वाली बात है, रिस्की है, बहुत रिस्की चीज़ है। फाइनेंस में कहते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न। शेयर मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी वगैरह चीज़ों में कभी कभी बहुत कमाते हैं और कभी बहुत गंवाते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप भी ऐसा है कि काफ़ी कुछ मिले, कुछ नया क्रिएट किया, उसका संतोष मिले, नाम हो, वाहवाही हो, पैसा भी मिले, लेकिन जोखिम भी बहुत है और ना भी मिले। सो इट्स रिस्की, वेरी रिस्की। दूसरी तकलीफ़ है इसमें लोनलीनेस रहती है, एकलता रहती है। आप अकेले हो, एक बड़ी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हो तो आप एक कुछ बड़े चीज़ का हिस्सा हो जो आपसे बड़ा है। एक किस्म की सलामती, सिक्योरिटी की भावना रहती है, सुरक्षा की भावना है। एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर बेसिकली एक लोन वुल्फ है, एक लोनर है। वो अकेला कुछ चालू करता है और उसको अकेले स्ट्रगल करना है, अकेली मेहनत करना है। सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, उस मंजिल तक पहुंचने में सक्सेसफुल नहीं हुआ या पहुंचा तो वो मंजिल में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी तकलीफ़ें आती हैं और वो सब अकेले झेलना पड़ता है, जूझना पड़ता है। तो ये लोनलीनेस एक बहुत बड़ी तकलीफ़ है एंटरप्रेन्योरशिप की, ये हमेशा याद रखना है। ग्लैमर भी अकेले को मिलता है और दर्द भी अकेले को झेलना है, नुकसान भी होता है, दिक्कतें आती है, बहुत सारी दिक्कतें, स्ट्रेस होता है, सब चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें पहले से थी तो ये चीज़ें चली नहीं गई है, चाहे दुनिया कितनी भी बदल गई हो। सो और पहले ऐसा भी कहते थे कि 1000 दिन का कानून, ऐसा हमने 1000 दिन तक आप टिक गए नए बिज़नेस में तो आपका बिज़नेस चल पड़ेगा, फिर चिंता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सारे कानून थंब रूल टाइप के हैं, उसका कोई एक्चुअली कोई उसकी अहमियत नहीं है। इन सब कानून को फेंक देना चाहिए, थ्रो देम आउट ऑफ द विंडो। ये कोई रूल बुक नहीं है कि 1000 दिन का कानून लागू होगा। 1000 दिन के बाद भी आप टिक जाओगे, 1000 दिन के बाद भी फेल हो सकते हो, और 1000 दिन टिक गए तो आप जीत गए दुनिया, ऐसा भी नहीं है। तो 1000 दिन का ऐसा कोई मैकेनिकल रूल भगवान ने या कुदरत ने नहीं बनाया है कि 1000 दिन का स्टैंडर्ड रूल है, समथिंग लाइक 3 इयर्स तक चला लो कंपनी, बस टिक गए तो फिर आप चल पड़ोगे। ये पता नहीं किसी ने बना दिया, और तो इसका कोई स्टेटिस्टिकल या मैथमेटिकल वैलिडिटी नहीं है। तो इन सब चीज़ों में भरोसा नहीं रखना चाहिए। कोई रूल नहीं है फिक्स्ड इसमें। द ओनली रूल इज़ देयर आर नो रूल्स। यही कानून है कि कोई कानून नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए वो चला तो मेरे लिए चलेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सब भी मन में से हटा देना चाहिए। तो और हम कहते हैं कि ये दिक्कत है, मुश्किल है। कई बार लोग कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल है, लेकिन ये मैं चैलेंज करने एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन जब कोई ये सुनता है कि ये बहुत मुश्किल है और फिर कहता है फिर भी आई एम विलिंग टू डू इट बिकॉज मैंने में एक्साइटमेंट है, साहस है, सब अच्छी बात है, बट अभी उसने खाली इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक स्तर पे ही डिफ़िकल्टी की बात सुनी है, उसको झेला नहीं है। मुझे कोई कहे कि एवरेस्ट चढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूँ हाँ मुश्किल है, लेकिन ठीक है, ट्राई तो करने में क्या जाता है। लेकिन एक्चुअली जब मैं कोशिश करता हूँ तब पता चलता है कितना मुश्किल है। हो सकता है कि मैं छोड़ दूँ उसको, मुझे लगता है मेरे से नहीं होगा ये क्वाइट पॉसिबल। तो जो डिफ़िकल्टी हम सैद्धांतिक स्वरूप से, अभी हम जिसने मुश्किल झेली नहीं है और उसको बताया कि देखो भाई बहुत मुश्किल है, वो सुन लेता है, लेकिन उसको अंदर तक महसूस नहीं होता। वो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सैद्धांतिक स्तर पे उसको महसूस कर रहा है। ये जब हम किसी को कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मुश्किल है, एक नया बिज़नेस चलाना और सक्सेसफुल होना मुश्किल है, और वो सुनने के बाद कहता है हाँ ठीक है मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, फिर भी मैं करने को तैयार हूँ, तब ये समझना चाहिए कि वो अभी खाली बौद्धिक स्तर पे उसको समझ रहा है डिफ़िकल्टी को। लेकिन डिफ़िकल्टी को समझना और डिफ़िकल्टी को महसूस करने में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो महसूस की हुई डिफ़िकल्टी इंटेलेक्चुअली समझी हुई डिफ़िकल्टी से 100 गुना, 1000 गुना, 10 गुना डिफ़िकल्ट हो सकती है ज़्यादा। तो मुझे पता था कि मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल मुश्किल क्या है वो तो किया तब पता चला, तब महसूस किया, एक्चुअली एक्सपीरियंस किया, और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल या ट्रबलसम हो सकता है। तो ये भी एक रियलाइज़ करना है। मुश्किल है ऐसा सोचना
और एक्चुअली इस मुश्किल से गुज़रने में बहुत फ़र्क है। तो ये मुश्किल है और इस तरह से सोचना चाहिए कि ये सोच रहे हैं उससे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और हम सोच शायद नहीं पाएंगे। मैं नहीं कहता कि सबके लिए होगा, कभी कभी किस्मत भी काम करती है, कुछ सबके लिए इतना मुश्किल हो, वो सबके लिए स्ट्रगल वो ज़रूरी नहीं है। कोई कानून नहीं है, ऐसा मैंने कहा कि सबको इतना स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। इनिशियल सक्सेस मिले, बाद में नहीं मिले, किसी को बाद में मिले, किसी को मिले ही नहीं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन डिफ़िकल्टी आएगी तो बहुत ज़्यादा भी आ सकती है, जो कल्पना नहीं की होगी, और तब लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, ये भी दिक्कत आ सकती है। ये सब समझ लेना चाहिए, और ये सब पहले से रहा है, ये नई बात नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये कहना ज़रूरी है। अभी का जो अब नए कल्चर की बात करें तो ये जो उसका जो बैकग्राउंड है स्टार्टअप कल्चर का, एंटरप्रेन्योरशिप का, वो बेसिकली तब एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का एक कॉम्बिनेशन था कि सिलिकॉन वैली में ये कल्चर पैदा हुआ यूएस में कि भाई नई नई टेक कंपनी आई, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल एंड अमेज़ॉन। तो यंग लोगों ने, कई लोगों ने कॉलेज, अच्छी अच्छी कॉलेज में से पढ़ाई भी छोड़ दी और बहुत छोटे स्केल पे चालू किया। लेकिन वो लोग ब्रिलियंट थे, उनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ थे और उन्होंने कुछ बहुत नया इजाद किया जब दुनिया में वो अवेलेबल नहीं था। तो उन्होंने जो किया और उनको सपोर्ट भी मिला, फंडिंग मिली, जो भी मिला, बाद में मिला या पहले मिला, उनके कारण एक्चुअली इकोनॉमी को भी बूस्ट मिला, क्योंकि उन्होंने एक नई चीज़ डेवलप की, एक नई चीज़ दुनिया के सामने रखी, और उस इनोवेशन के कारण ही इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ। वही नई प्रोडक्ट ने इटसेल्फ, इनोवेशन ने इकोनॉमी को ड्राइव किया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का वजह एंटरप्रेन्योरशिप बनी, और तब वो काफ़ी लॉजिकल था, काफ़ी सेंसिबल था। और ये देखते हुए फिर वेंचर कैपिटल आई, जिन्होंने देखा कि ये यंग लोग जब नए ब्रिलियंट आइडियाज़ के साथ आते हैं तो बैंक तो लोन देगा नहीं, उनके पास फंडिंग नहीं है सपोज़, तो कौन पैसा देगा, स्टॉक मार्केट से नहीं ले सकते। एक नया लड़का है जो खाली ब्रिलियंट आइडिया लेके आ रहा है और कर सकता है, लेकिन रिस्क क्या है, किसके सामने बैंक उसको पैसा देगी, कोई सिक्योरिटी कोलेटरल कुछ नहीं है, मॉर्गेज क्या करेगा। तो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री आई, उन्होंने इसको एनेबल भी किया। तो ये सब अच्छा था, उससे काफ़ी ग्रोथ हुआ, ये सब हुआ। तो ये इकोनॉमिक रीज़न उसके पीछे था, और उसके कारण ये पूरी इंडस्ट्री बड़ी, वेंचर कैपिटल, पूरी इंडस्ट्री जन्म हुई, प्राइवेट इक्विटी, सीड फंडिंग, एंजल फंडिंग, सब कुछ चालू हुआ, इंक्यूबेशन, ये वो। लेकिन अभी के हालात थोड़े बदल चुके हैं। अभी सीन ये है कि अभी एंटरप्रेन्योरशिप में जो इनोवेशन का एलिमेंट था, बड़ी बड़ी कंपनियां कुछ नया, बहुत बड़ा नया आइडिया लेके आई। अभी जो हो रहा है, अभी मी टू कल्चर ज़्यादा हो गया है। मी टू मतलब फॉलोइंग, कि सारे लोग यही टाइप का करेंगे। तो अभी इनोवेशन का तत्व ख़त्म हो रहा है और एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप कल्चर वैसे बढ़ गया है, और वेंचर कैपिटल वाले भी आ गए हैं, तो इनको भी वेंचर को फंडिंग करनी है। लेकिन वो भी फैशन और ट्रेंड में चलते हैं, उनका भी फिक्स रहता है कि भाई हम इसी में इन्वेस्ट करेंगे, बाकी हम देखेंगे ही नहीं। तो उसमें एक सिस्टम बन गया है कि जैसे बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज या बढ़िया एमबीए कॉलेजेस हिंदुस्तान की या फॉरेन की के यंग लड़कों को ये लोग फंडिंग देंगे, और वो भी कुछ इंटरनेट रिलेटेड या ई कॉमर्स रिलेटेड कुछ ऐसे ही काम के लिए देंगे। तो वो सारे आप देखोगे तो ये सारे वेंचर्स एक किस्म के, एक ही स्पेस के, एक ही सेक्टर के लगते हैं। तो इसमें इंटरनल कंपटीशन मुझे तो ज़्यादा दिखती है, और मी टू ज़्यादा दिखता है, इनोवेशन का कंपोनेंट कम दिखता है। इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। प्लस अभी जो डिफ़िकल्टी आई, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी, उसमें वेंचर फंडिंग में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। स्टार्टअप विंटर बोला जा रहा है। हम अभी अप्रैल मिड में 2023 की बात कर रहे हैं अभी के दिन में। तो अभी सिनारियो ये है कि फंडिंग आसान नहीं है, प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। स्टार्टअप में फंडिंग विंटर आ रहा है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन वो सारे जो आइडियाज़ आते हैं वो प्रोबेबली सिमिलर टू एक दूसरे के हैं। सब शायद इंटरनेट रिलेटेड हो, सब शायद ई कॉमर्स रिलेटेड हो। वेंचर फंडिंग भी एक ही टाइप के लोगों को फंड करती है। तो इसमें कंपटीशन हर किस्म से बढ़ रहा है। बिज़नेस के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है, फंडिंग के लिए भी कंपटीशन बढ़ रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ अभी शायद इसमें इतनी ज़्यादा और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ नहीं है। तो ये एक दिक्कत है जो पहले शायद कम थी, ये ध्यान में रखना है। दूसरी इकोनॉमिक रियलिटी यह है कि गवर्नमेंट इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट को प्रमोट करने का एक प्रोबेबल रीज़न ये भी है कि जॉब मार्केट में सुस्ती है। जॉब मार्केट में जब सुस्ती है और काफ़ी यंग पॉपुलेशन हो, अगर इंडिया की बात करें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम कहते हैं, हमारे पास काफ़ी यंग लोग हैं,
और ये इतने सारे यंग लोगों को नौकरी अच्छी दे पाना, जॉब्स दे पाना, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट जॉब्स हो, वो भी मुश्किल होता जा रहा है। सरकार तो वैसे भी ज़्यादा अभी प्राइवेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है। सरकारी नौकरियों पुरानी जो थी फुल टाइम लाइफ टाइम सिक्योरिटी वाली गवर्नमेंट जॉब्स धीरे धीरे कम होती जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गई है। और प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब्स कुछ लोगों को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर तो चैरिटी नहीं करता है। प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, ज़रूरत होगी, तब वो जनरेट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट। तो वहाँ पर भी दिक्कतें हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलाना मुश्किल है। इसलिए सरकार ये प्रमोट कर रही है कि ये लोग अगर खुद के पैर पे खड़े हो जाए तो एक इकोनॉमिक स्ट्रेस ख़त्म होगी। भाई, इनको रोज़गार कैसे मिलेगा, क्योंकि ये खुद अपना रोज़गार कर लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे, और वो शायद खुद बिज़नेस चला के सफल होकर औरों को रोज़गार दें तो सरकार की इकोनॉमिक टेंशन ख़त्म होगी। इसलिए सरकार इसको प्रमोट कर रही है। लेकिन ये दबाव में हो रहा है, ये एक प्रेशर के कारण हो रहा है कि इतने लोगों को, तो अगर सभी स्टार्टअप हो जाए तो ये एक इकोनॉमिक टेंशन ख़त्म हो जाए रोज़गार पैदा करने का। तो रियलिटी ये है कि रोज़गार के मौके कम हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप की बातें को प्रमोट ज़्यादा किया जा रहा है, स्टार्टअप कल्चर को। तो ये एक कंपल्सन हो गया है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी के कारण नहीं हो रहा है, प्रॉबेबली एक प्रेशर के कारण हो रहा है कि ये करना पड़ेगा, कि भाई इतने सारे लोगों को कैसे हम काम पे लगाएंगे, तो अच्छा है कि वो अपना ही कुछ खुद का कर ले। ये रियलाइज़ करना है। तो ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी पड़ी है और इसलिए सबको जाना चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव सिनेरियो है और इसके बगैर रास्ते नहीं मिल रहे, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो ये खाली प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए हम इसके बहाव में आके ये चारों ओर स्टार्टअप कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप की बातें और इंक्यूबेशन एंड सीड एंड एंजल वेंचर, यही बज़वर्ड सुन के और हीरोइक एंटरप्रेन्योर्स और वो सब देख के, ये फैशन देख के, ये ग्लैमर देख के हम उसमें कोई कूद पड़ेगा तो वो इतना हितावह नहीं है उसके लिए। कई बार ये अभी के जो ट्रेंड में है वो यंग लोग इसमें सीधे आते हैं, जो विद ज़ीरो एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, सीधे कॉलेज में से सीधे ही इंक्यूबेट हो जाते हैं, फंडिंग मिलती है जिनको और चालू कर देते हैं। इनको रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी नौकरी नहीं की, जॉब नहीं की, बिज़नेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टूडेंट थे और एक आइडिया मिला और किसी ने लकीली फंडिंग मिल गई जान पहचान से। ये भी एक क्लब बना हुआ है कि भाई IIT IIM वालों का क्लब, हार्वर्ड वॉर्टन वालों का क्लब, मेरी कॉलेज का ही बंदा वेंचर फंडिंग में बैठा है तो वो मेरे को फंडिंग देगा। इस सब से ये चलता रहता है, सबके लिए आसान नहीं है। तो ये सिनारियो में ये चलता रहता है। तो ऐसे सिनारियो में रियली कुछ कर पाने में दिक्कतें हैं। तो ये खाली बहाव में आके, ये बज़वर्ड के बहाव में आके करना, और ये यंग लोग विदाउट एक्सपीरियंस करते हैं तो वो सफल हो ज़रूरी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप में अलग अलग लेवल के हैं। कुछ लोग जॉब करके एक्सपीरियंस लेके करते हैं, कुछ अपने फैमिली में कुछ ज़्यादा से अलग होके करते हैं। सो अलग अलग किस्म से करते हैं। ये नया ट्रेंड जो है यंग कॉलेज लोगों का विद ज़ीरो वर्क एक्सपीरियंस करें। अब हाँ, सपोर्ट है, कोई मेंटरिंग करेगा, ये करेगा, वो करेगा, हो सकता है वो क्लिक कर भी जाए और हो सकता है कि वो ये मैनेज ना भी कर पाएँ, संभाल ना भी पाएँ और दिक्कतें उनको आएंगी क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी नहीं है उस टाइप की। तो ये दिक्कतें भी ध्यान में रखनी है कि उन्होंने रियल दुनिया देखी नहीं है। तो ये फैशन और मी टू जैसा है, मी टू इन द सेंस की कॉपिंग जैसा इसमें भी ज़्यादा हो रहा है और ट्रेंड का मैटर ज़्यादा बन गया है। तो वो पहले .com बूम हुआ था और तब जो हालत थी, फिर बस्ट भी हुआ, तो जो बूम में ऊपर आए वो काफ़ी ख़त्म भी हो गए। तो अभी वो वो बूम वाला सीन नहीं है। इसलिए अभी किसी को एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं किसी को डिस्करेज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्टेटिस्टिक्स ये कह रहा है कि फेलियर के चांसेस हैं। इसमें क्लिक हो गया तो कोई हीरो भी बनेगा, कोई रियली कुछ बहुत बड़ा भी काम करेगा। ये इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, थियरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है। और कोई रीज़नेबल करेगा, कोई सरवाइव कर लेगा और कोई फेल भी होगा। फिर फेल होके क्या करेगा, वापस जॉब ढूंढेगा या कोई नया वेंचर ट्राई कर सकता है। 2-3 अलग अलग बिज़नेस आइडियाज़ ट्राई करके मे बी कुछ क्लिक हो जाए, सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन सोच समझ के करने वाली बात है, बहाव में आके कूद पड़ने वाली बात ये नहीं है। और उसके साथ साथ मैं इंट्राप्रेन्योरशिप पे ज़ोर देना चाहूँगा।
इंट्राप्रेन्योरशिप मतलब नौकरी के अंदर, जॉब के अंदर साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करना, इन द सेंस कि सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है कि वो नौकरी छोड़ के अपना स्वतंत्र काम करे, जॉब छोड़ के। तो कोई बड़ी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा है या तो कंपनी ही ऐसा माहौल देती है। अभी ये वर्ड भी बीच में पॉपुलर था कि आप बड़ी कंपनी में जॉब के साथ, जॉब ही आपकी ऐसी बनाती है कंपनी, ऐसा कल्चर आपको देती है, ऐसा माहौल देती है कि जैसे आप नौकरी करने वाले बिजनेसमैन हो, आप कंपनी में जॉब कर रहे हो, लेकिन जॉब करने से ज़्यादा आप बिज़नेस कर रहे हो कंपनी का। आप खुद जैसे कंपनी के एक हिस्से का मालिक हो। आपको कंपनी स्टॉक ऑप्शंस देती है, आपको कंपनी फ्रीडम देती है, ऑटोनॉमी देती है, रिसोर्सेज देती है, आपको पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी देती है, आपको कहती है आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको कोई प्रोडक्ट का चार्ज देती है, आपको एक बिज़नेस सेंटर का, बिज़नेस डिवीज़न का, बिज़नेस यूनिट का हिस्सा का हेड बना देती है। तो आप एक छोटा बिज़नेस संभाल रहे हो, एक बड़ी कंपनी के अंदर ऐसा ही हो गया कि आप एक प्रॉफिट सेंटर चला रहे हो। तो एक ऑलमोस्ट आप एंटरप्रेन्योर की तरह ही हो, क्या फ़र्क पड़ता है। खाली वैसे आप कंपनी में जॉब कर रहे हो और उसमें फिर वो इकोनॉमिक सैलरी के अलावा वो सब भी रहता है कि भाई अगर इंसेंटिव्स एंड बोनस एंड परफॉर्मेंस वो भी रहता है, तो एज़ गुड एज एन एंटरप्रेन्योर है। लेकिन बिल्कुल कंपनी से बाहर निकल के बिल्कुल अकेले करने से बजाय कंपनी के अंदर रह के एक एंटरप्रेन्योरशिप के सारे जो एक्साइटमेंट, थ्रिल, ऑटोनॉमी है, वो फीलिंग, पॉसिबिलिटी काफ़ी कुछ कंपनी में रह के भी हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए ये ऑप्शन भी है और मैं मानता हूँ कि ये भी बढ़िया ऑप्शन है। बिकॉज़ मैं ये नहीं समझ सकता कि सबके लिए पॉसिबल होगा कि हर कोई जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर बन जाए, क्योंकि इतनी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जब इतनी तादाद में लोग हैं और जब ओवरऑल सिनारियो जब सुस्ती का हो, तो वो सस्टेन कर पाना मुश्किल है। हाँ, सिनारियो बदलते रहते हैं, कभी तेज़ी है, कभी मंदी है, बूम्स एंड बस्ट आएंगे, लेकिन पॉपुलेशन जो है उसका जो प्रेशर है और ये सब देखते हुए सस्टेन कर पाना इसको लंबे अरसे तक, आज आपने अच्छा किया लेकिन कल आप फेल भी हो गए, तो अप्स एंड डाउन्स इसमें आते रहते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है और करता है वो भी करे, और कंपनियों को ऐसा माहौल बनाए कि भाई लोगों को, कंपनी के एम्प्लॉइज़ भी खुश रहें और वो अच्छी जॉब छोड़ के एंटरप्रेन्योर के ग्लैमर में चले जाएं और फिर वो फेल हो जाएं और फिर वो ना यहाँ के रहें ना वहाँ के रहें। ऐसा पहले हुआ कि स्टार्टअप कल्चर के मोह में कई लोगों ने अच्छी अच्छी जॉब छोड़ के उसमें पड़े, उसमें कुछ सफल भी हुए, और जो विफल हुए उनको शायद वापस जाना पड़ा, शायद जाना चाहते हैं और नहीं जा पाए, वो दरवाज़े उनके लिए बंद हो गए। अभी क्या करें। तो ये दिक्कतें भी सोचने वाली है, सोचने की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ कि हमको दोनों पे ज़ोर देना चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों को, वेदर गवर्नमेंट की हो या प्राइवेट को, ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए कि जो प्योरली जॉब उनकी कंपनी में है ही नहीं और इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योरशिप जा रहे हैं, वो अपना अलग मैटर है, लेकिन कंपनी में जो काम कर रहे हैं वो तो एटलीस्ट टिके रहें, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी के पास रहें, वो भी एक एंटरप्रेन्योर की तरह ऑपरेट करें। वरना फिर सब एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो जगह कम रहेगी, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगी सबके लिए और हालत मुश्किल हो जाएगी। तो दोनों चीज़ें प्रमोट हो, इंट्राप्रेन्योरशिप भी प्रमोट हो, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट हो, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो आप जो भी करो, करना चाहो, कर रहे हो, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।